अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, here is कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। तो बेटा लास्ट टाइम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस किया था, उसके प्रिपरेशंस, रिएक्शंस और यूजेस वगैरह को हमने डिस्कस किया था डिटेल में। आज का हमारा जो चैप्टर होगा दैट इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा दो तीन बातें। बेटा ये क्या आपस में बातें कर रहे हो बेटा? हमजा, ताहा बेटा आपस में बातें ना करें बेटा। हाँ जी, आप लोग आपस में बातें ना करें। आप ज़रा लेक्चर स्टार्ट हो गया, आप ज़रा लेक्चर पे फोकस करें। ठीक है, लेक्चर पे ज़रा फोकस करें बच्चे, ताकि आपका लेक्चर स्टार्ट करूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। सर का इधर मैं चश्मा चेंज कर दिया बेटा। वो बेसिकली मैंने जो चश्मा लिया था वो ज़रा काफ़ी हैवी था, तो सर दर्द जो एक तो ज़ाहिर बात है हैवी ज़्यादा हो तो ज़रा टेंशन ज़्यादा होता था, फिर मैंने चेंज कर दिया। तुम बड़े खुश हो गई भाई। हाँ अच्छा बच्चे, तो आज का हमारा चैप्टर होगा बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पहले मैं आपको ज़रा इस चैप्टर के हवाले से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो बेटा अगर आपको याद हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, याद रखिएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मोलर मास वेरी हाई हो, हाई मॉलिक्यूलर मास, वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट सपोज H2C डबल बॉन्ड CH2 है। ये आपके पास एक इथीन मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस इथीन मॉलिक्यूल को n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करूं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली मेरे पास होगा बेटा H2 इस तरह होल n। ये जो n है ना बेटा, ये n आपके पास 1000 भी हो सकता है बेटा। ठीक है, आपके पास ये लेग भी हो सकते हैं, मिलियंस में भी हो सकते हैं, ट्रिलियंस में भी हो सकता है। अच्छा जी, ठीक हो गया, थैंक यू बच्चे। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है बेसिकली स्मॉल यूनिट से मिलके बनेगा बेटा, और आपके पास एक हैवी हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड बनाएंगे। इसमें बेसिकली ये होता है जो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहा है इनको कहते हैं मोनोमर। इनको क्या कहते हैं? मोनोमर। और जो आपके पास बनेगा दे आर नोन एज पॉलीमर। ये जो आपके पास यहां पे मैंने बनाया, दिस इज पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन भी कहते हैं इसको। पॉलीथीन आपने सुना होगा, पॉलीथीन बैग, ये जो प्लास्टिक के बैग वगैरह बनाते हैं, पॉलीथीन बैग। बेसिकली उसका फॉर्मूला ये है, उसके अंदर बेसिकली सारे के सारे क्या है बेटा, इथीन मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन से क्या करते हैं हम, पॉलीथाइलिन या पॉलीथीन बैग वगैरह इसी से बनाते हैं। पॉलीएस्टर है, इसके अलावा पॉलीअमाइड्स है, रेजिन्स है, रबर है, ये सारे के सारे हमारे पास इसी मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो हमारे मेन जो कंसर्न होगा इस चैप्टर में वो बेसिकली पॉलीमराइजेशन से ही है। वो बेसिकली हम कुछ नेचुरल की भी हम बात करेंगे, नेचुरल हमारे पास जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे, और कुछ आर्टिफिशियल जो हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो मेन हमारे पास असास होगा पेपर के हवाले से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आएंगे, थर्मोसेटिंग क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की पॉलीमराइजेशन है, और इसके अलावा इनकी कुछ मैकेनिज्म के लिए कुछ नाम है, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके बाद स्पोनिफिकेशन आएगा, आयोडीन नंबर आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद लास्ट में हमारे पास कुछ बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, उनके हवाले से कुछ बातें होंगी। ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो इसमें आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं, जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे मेमोराइज करना है, जो पढ़ना है, वो मैं आपको साथ साथ टेबल्स के फॉर्म में MCQs के लिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, वर्कशीट के फॉर्म में अभी मैं इसी के ऊपर भी यार काम वो हो गया तकरीबन, बस कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मुझे सेंड करना नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा लाजमी। ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर का मेरे पास क्लियर हो गया है। बाकी ऑर्गेनिक का भी मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगा, और फिर इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन
200-250 MCQs आपके पास बन जाएंगे। आप इसी को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे तो आई होप सो कि आपका जो ई कैट का पेपर होगा उसमें अच्छा परफॉर्म आप करेंगे और मार्क्स आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अगर वही एग्जैक्ट ना आए तो उससे रिलेटेड लाजमी आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो मैं स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ उन स्लाइड्स को आपने लाजमी पढ़ना भी है बच्चे। ऐसा ना हो कि आप इन स्लाइड्स को, यार असल में पता क्या बात है, मेरा असल में बेसिकली जो रूम है ना उसमें बेसिकली जो बंदा है जिसका वो हॉस्टल है उसने अभी तक नेट कनेक्शन नहीं दिया वो मुझे, मतलब वो लास्ट टाइम ख़त्म हो गया था, अभी उससे मेरी बात नहीं हुई। उसने कहा था आज कल कर लेंगे, एक आध दिन मेरे ख्याल उन्होंने कहा कि आज कर देंगे शायद। अगर ना करे तो फिर मैं देख लेता हूँ कुछ और अल्टरनेटिव सोर्स, क्योंकि मेरे पास असल में टाइम नहीं होता कहीं और जाने का, इसलिए मैं रात को ही करता हूँ। तो रात को मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा बेटा, मैं कर दूँगा आज। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, कल का भी लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया ड्यू टू इसी रीज़न की वजह से। मैं कर दूँगा आपको अपलोड, ठीक है बच्चा आज रात को मैं लाजमी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आज रात को आपको मैं एक तो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा और ये जो फर्स्ट ईयर के जो MCQs है वो भी मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर बेटा। अब आपके सामने मैं स्लाइड शो करने लगा हूँ बेटा, ज़रा देखें। फर्स्ट आपके पास स्लाइड आई थिंक शो हो गया बेटा, ज़रा आपने इसको ज़रा गौर से देखना है कि जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 हमारे पास, इस चैप्टर का नाम है दैट इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मैंने अभी आपको कहा, मैक्रोमॉलिक्यूल जिनका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा और ऑब्वियसली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा देन ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा जी, जायंट मॉलिक्यूल इसी को कहते हैं। जायंट मॉलिक्यूल मींस जो आपके पास जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, दैट इज द जायंट मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं जायंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसको हम कहते हैं पॉलीमर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ज़्यादातर इसी को ही हम पॉलीमर कहते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा पॉलीमर किसे कहेंगे बच्चे, पॉलीमर इसको कहेंगे। देखिए ज़रा यहाँ पे बोर्ड पे मैंने शो किया था, ठीक है। चलो मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा शो करवा देता हूँ। यहाँ देखें ज़रा बच्चे, एक मिनट, ये देखिए बोर्ड पे ज़रा आप देखें, ये मोनोमर है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं और इसी को हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो आपके पास क्या बना देते हैं बेटा, एक हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड बना देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लाखों के तादाद में आपके पास मोनोमर्स होंगे। इस कंपाउंड को हम पॉलीमर कहेंगे और इस होल प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे जो n है ना, दिस n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ दिस मोनोमर्स। इन मोनोमर्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है n, इसलिए मैंने यहाँ पे भी n लिखा है। n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स तादाद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है बच्चे। चले ज़रा इसी को ज़रा हम देखते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने जो स्लाइड शो हो रहा है उसमें अगर ज़रा गौर से देखें तो पॉलीमर क्या है, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी बेटा। अभी लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि बिल्डअप होता है बाय द रेपिटेशन ऑफ स्मॉल एंड सिंपलर केमिकल यूनिट्स कार मोनोमर, ठीक है। इसको सॉरी कार पॉलीमर, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके आपके पास क्या बना देते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। मोनोमर्स क्या है, स्मॉलर यूनिट है और सिंपलर मॉलिक्यूल है जो कि आपके पास क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स हमारे पास बेटा ये MCQs के हवाले से आपने ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बेटा। MCQs के हवाले से आपने इन पॉइंट्स को याद रखनी है। जरा देखें पर्टिकुलर्स, और इसमें हमारे पास जब लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें मोनोमर्स अरेंज होते हैं लीनियरली। अभी इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, मैं आपको शो करवा दूंगा। ब्रांच हमारे पास होगा, ब्रांच लीनियर पॉलीमर्स, इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स, डिग्री ऑफ, अच्छा ये पॉइंट बेटा MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने यहाँ पे एरो भी शो हो रहा है बेटा। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसे कहेंगे, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। ये जो आपके पास मोनोमर्स है ना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, ये जो मोनोमर्स है, इन मोनोमर्स की तादाद को हम बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DP से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, जाहिर बात है मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटेड यूनिट जो कि हम मल्टीप्लाई बाय DP करेंगे। अच्छा जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के हवाले से याद रखिएगा बेटा, जरा बोर्ड पे देखिए। आपसे कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फाइंड करें, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कोई भी पॉलीमर आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे भाई इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फाइंड करें, तो आप सिंपल क्या करेंगे बेटा, उस एक मोनोमर का आपने मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है, एक जो मोनोमर है उसका मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, आप उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर के साथ। नंबर ऑफ क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ यू कैन से मोनोमर्स,
ठीक है, तो यहां से आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकल आएगा, क्योंकि वैसे भी इसकी कैलकुलेशन टाइप आ जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड में आप शो करवाने लगा हूँ, दैट इज ये देखिए, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ लीनियर पॉलीमराइजेशन कौन सी होगी बेटा, देखिए आपके पास जो स्टेरिक है, दिस स्टेरिक रिप्रेजेंट द मोनोमर, ठीक है बच्चे, और दरमियान में आपके पास इनके साथ लिंकेज है, बॉन्ड है, और ये नेक्स्ट मोनोमर है, ये नेक्स्ट मोनोमर है, नेक्स्ट मोनोमर, ये आपके पास लीनियरली स्ट्रेट लाइन में आपके पास क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। और ब्रांच में आपके पास क्या होंगे बेटा, किसी एक के ऊपर ब्रांच लगेंगे इस तरह, और इस तरह भी हमारे पास होगा, और ये इंटरकनेक्टेड है, जो क्रॉस लिंकेज हमें यहाँ पे शो करेंगे। टाइप ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, टाइप ऑफ मोनोमर्स देखिए, सॉरी टाइप ऑफ पॉलीमर्स हमारे पास दो है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ 1 2 3, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, टर्पॉलीमर्स, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ बेटा ये एमसीक्यूज के हवाले से इस टेबल को आपने याद रखनी है। देखिए बेटा आप साथ साथ इन चीज़ों को अपने साइड पे नोटबुक के ऊपर साथ साथ लिखते रहें कि इंपॉर्टेंट फॉर दिस, आप उसके ऊपर बेशक ये हेडिंग लिख के रखें, बाद में जब आपको स्लाइड्स मिलेंगे तो आप वहां से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, टेबल एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 हमारे पास क्या है बेटा, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में हमारे पास कंपोजिशन क्या होगी बेटा, सिंगल टाइप ऑफ पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स नहीं है, ये मोनोमर्स है। यहाँ पे जब ये पॉलीमर मिस्टेकनली आया हुआ बेटा, दिस इज मोनोमर नॉट अ पॉलीमर, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ ना, दिस इज मोनोमर, ये मिस्टेकनली आया, ये मोनोमर है। सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर अगर मिलके अगर आपके पास एक पॉलीमर बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहेंगे। कोपॉलीमर किसे कहेंगे बेटा, जिसमें टू टाइप्स के मोनोमर हो। और टर्पॉलीमर किसे कहेंगे, जिसके अंदर 3 टाइप्स के मोनोमर्स हो। बात क्लियर हो गई ना बच्चे। एग्जांपल हमारे पास क्या है, विनाइल एसीटेट, इसके एग्जांपल आगे हम देखेंगे। विनाइल एसीटेट हमारे पास एग्जांपल है होमोपॉलीमर के, ठीक है बच्चे। विनाइल एसीटेट एंड ब्यूटाइल मेलेट, ये दोनों आपके पास देखिए, ये जो विनाइल एसीटेट है ये एक मोनोमर है, और एक मोनोमर आपके पास ब्यूटाइल मेलिएट है। ब्यूटाइल मेलिएट और विनाइल आपके पास एसीटेट अगर मिले तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमराइजेशन कहेंगे। टर्म में क्या होगा, ब्यूटाइल एक्रिलेट, मिथ एक्रिलेट और एक्रिलिक एसिड, ये 3 आपके पास मोनोमर्स है जो आपस में मिलकर आपके पास पॉलीमर बनाएंगे। ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या कहेंगे, टर्पॉलीमर्स कहेंगे, ठीक है बच्चे। इनकी तो मॉलिक्यूलर मैसेज ऑब्वियसली इनकी स्ट्रक्चर पर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आगे हम नाइलॉन 6 का भी देखेंगे, पॉलीएमाइड रेजिन्स को भी हम देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज के हवाले से बेटा आपसे पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोपॉलीमर, ठीक है। या आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि भाई विनाइल एसीटेट एंड ब्यूटाइल मेलिएट इज द एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। ये आप इस तरह एमसीक्यू से आपसे पूछ सकते हैं, आपने इनको प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया बच्चे। थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। ये 2 एग्जांपल और है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट है। ये बेसिकली वो पॉलीमर दैट कैन बी सॉफ्टन रिपीटेडली व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। जाहिर बात है जब आप इसको हीट करें तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको ठंडा कर दे, कूल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ऐसे पॉलीमर्स को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग क्या होगा बेटा, वो पॉलीमर होगा दैट बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट सॉफ्टन अगेन। मतलब अगर आप जो है किसी ऐसे जो है पॉलीमर हो जिसको अगर आप हीट करें तो ये हार्ड हो जाए, ठीक है, लेकिन दोबारा ये सॉफ्ट ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहते हैं। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जो आपके पास ब्रिटलनेस होते हैं, इनकी ये ब्रेक हो जाते हैं, ये मोल्ड नहीं होते। पॉलीमराइजेशन के लिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बेटा, ये भी यहाँ पे आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है बेटा। कैरोथर्स ने सबसे पहले पॉलीमराइजेशन को क्लासिफाई किया था 2 प्रोसेस के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमर्स आर फॉर्म। मतलब आपके पास पॉलीमर्स बनने का जो प्रोसेस है उस बेस पे 2 डिफरेंट क्लासेस को दिया था, दैट वाज एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। 2 एग्जांपल है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पे किया हुआ है बेटा, इसको अच्छी तरह आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसे कहेंगे। एडिशन में क्या होगा बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर इज सेम। इसमें जो बात आपने याद रखनी है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा उस पॉलीमर का और मोनोमर का, वो आपस में क्या होगा बेटा, सेम होगा। एम्पेरिकल फार्मूला मोनोमर्स और पॉलीमर्स दोनों का क्या है बेटा, सेम होगा। और इस केस में हमारे पास क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला और पॉलीमर और मोनोमर का क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज है, ये भी आपने अच्छी तरह याद रखना है। नो बाय प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा बच्चे। इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो बेसिकली ज्यादातर या तो वाटर होगा या अमोनिया होगा या कार्बन डाइऑक्साइड या HCl मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये भी आपने याद रखनी है।
रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द मेन चेन थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको भी एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी बेटा। एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं बेटा। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर चार्ज ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। इस प्रोसेस में आपके पास वो बनेगा। लाइक यहाँ पे देखें जरा, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ये आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप है ना आर, अगर इस आर के ऊपर मैं डॉट लगा दूं, दिस इज फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास इस तरह फ्री रेडिकल की वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और आपके पास क्या बनेगा बच्चे? प्रोडक्ट बनेगा, पॉलीमर्स बनेगा। रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें आपने याद रखनी है बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो रिएक्शन होगा वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा। फंक्शनल ग्रुप के अंदर मॉडिफिकेशन की वजह से बनेगा। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? पॉलीइथाइलिन। देखिए अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था बोर्ड पे, वो बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। पॉलीइथाइलिन, पीवीसी पाइप जो वगैरह होता है, पीवीसी पाइप वगैरह, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो है पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो या पॉलीथाइलिन हो, दीज आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसे कहेंगे बेटा? इसके एग्जांपल क्या है? बेकेलाइट। अगर आपको याद हो तो फिनोल के अंदर हमने आपने एफएससी रेगुलर क्लासेस में फिनोल की अगर हम उसमें एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस, तो आपके पास एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं बेकेलाइट। ये भी एग्जांपल है। नाइलोन 66, ठीक है बेटा, ये भी एग्जांपल है आपका किसके लिए बेटा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक हो गया बच्चे? क्लियर हो गया सबको बेटा? हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? बताइए जल्दी से, मुझे जल्दी से बताइए बेटा, समझ आ रहा है सबको? हाँ जी जल्दी बताइए मुझे, समझ आ रहा है? हाँ जी, वहाब, हमजा, वजाहत, अहमद, फरवा, अब्दुल्ला, फजर, मोहम्मद, साद, हैदर, ताहा, उस्मान। जी जल्दी से मुझे बताया बेटा, समझ आया बेटा सबको? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं बेटा, जल्दी बताए बेटा, जल्दी से। हेलो, डू फास्ट भाई, सो गए सारे? यस सर, क्लियर है, वेरी गुड हमजा बेटा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। हाँ जी, बाकी सारे सोए हुए हैं? हाँ, मेरे ख्याल कोई जाग के नहीं बैठे, एक दो के अलावा। हाँ जी, अच्छा जी, चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर्स है। ये बेसिकली ये वो पॉलीमर्स है जो आप आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, नेम ऑफ पॉलीमर यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल्स के तौर पे। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन टाइप कौन सा होगा बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये जो टेबल मैंने आपको दिया हुआ है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एमसीक्यूज ज्यादातर इन्हीं में से आता है। तो बेटा इस टेबल को आपने पढ़ना है अच्छी तरह और इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो वैसे मैं एक आध को मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी हो गया बेटा, पॉलीस्टायरीन हो गया, पॉली एसीटेट हो गया बेटा, एक्रिलिक रेजिन्स हो गए। ठीक है, पॉलीएस्टर रेजिन हो गए बेटा, पॉलीअमाइड रेजिन्स हो गए, एपॉक्सी रेजिन्स हो गए। इनमें बेसिकली एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि आपसे अगर पूछे, फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि भाई एपॉक्सी रेजिन किस चीज़ के एग्जांपल है, किस टाइप, विच टाइप ऑफ द पॉलीमराइजेशन, मतलब आपसे ये पूछ सकते हैं भाई कि एपॉक्सी रेजिन किस टाइप का जो है पॉलीमराइजेशन है, तो आपने बताना है दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना। इनके रिएक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, जाहिर बात है, एंट्री टेस्ट का पेपर है, इसमें आपने एमसीक्यूज बेस्ट क्वेश्चन करना है, तो इसमें रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीस्टायरीन इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन। मोनोमर्स कौन से होंगे? आप इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसमें मोनोमर क्या है, तो आपको याद होना चाहिए दिस इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कौन से ग्रुप होते हैं बेटा? हाँ जी, विनाइल क्लोराइड ग्रुप पता है आपको? विनाइल क्लोराइड कौन से ग्रुप होते बेटा? सी डबल बॉन्ड सी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास लेट सपोज, एक तो यहाँ पे मैं इस तरह शो करता हूँ, Cl, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, इसको हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। इसके जो है पॉलीमराइजेशन से आपके पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। यूजेस भी दिया हुआ यहाँ पे, ये जरा पढ़ लेना। इसके अंदर स्टायरीन है, विनाइल एसीटेट है, मिथाइल मिथ एक्रिलेट है, ये एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपने जरा पढ़ लेना। बायोपॉलीमर्स, अब ये आपके पास बायोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स है जो प्लांट्स और एनिमल से हम हासिल करते हैं नेचुरली, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें आपको पता है बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड होंगे विच ऑन हाइड्रोलिसिस विच गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा?
ये बेसिकली आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मीन्स क्या है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और इनके अंदर कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा बेटा और कीटोन हमारे पास फ्रुक्टोज के अंदर होगा। तो मतलब इनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेटा एमसीक्यूज के हवाले से हमें आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है बेटा। डेफिनेशन क्या है, मतलब आपके पास मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। डेफिनेशन में क्या है बेटा, वो मोनोसेक्राइड्स वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होते। हाइड्रोलाइज से मुराद क्या है बेटा, वाटर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओलिगोसेक्राइड क्या है बेटा, कैन हाइड्रोलाइज एंड गिव टू 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, 2 से 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स दे सकते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स किसे कहेंगे बेटा, कैन हाइड्रोलाइज एंड गिव न्यूमरस मोनोसेक्राइड यूनिट्स, बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट दे सकते हैं। इसी तरह सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेस सॉल्युबल है, ये नॉट सॉल्युबल है। ये इसका जो है फॉर एग्जांपल टेस्ट की बात करें, स्वीट है, ये भी स्वीट है, ये टेस्ट लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कोई ब्रांचेस नहीं है, इसके अंदर भी ब्रांचेस नहीं है, इसके अंदर ब्रांचेस है। तो मतलब ये आपके पास एक एमसीक्यूज के हवाले से टेबल है, इसको भी जरा आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है बच्चे। हो गया बेटा क्लियर? हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी में आ जाएगा बेटा नेमिंग ऑफ मोनोसेक्राइड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन एटम्स के तादाद पे बेटा ये जरा नाम वैसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल 3 कार्बन हो तो ट्राईओस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइसरल्डिहाइड, एग्जांपल है इसका ग्लाइसरल्डिहाइड। 4 कार्बन हो तो टेट्रोस कहते हैं और 5 हो तो पेंटोस कहते हैं। 6 कार्बन है तो हेक्सोस कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद आपका अल्लाह भला करे बच्चे, एक मिनट जरा, ये हो गया। अच्छा जी, आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट, बेटा यहां से भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, इसको जरा आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोस एंड कीटोन इज कॉल्ड कीटोस, ये बेटा आपने याद रखनी है। कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इन ओपन चेन एज वेल एज इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एनेंशियोमर। एनेंशियोमर किसे कहते हैं बेटा, वो कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता हो बेटा ओपन चेन में भी और साथ में साइक्लिक चेन में भी एग्जिस्ट करो। ये मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। एनेंशियोमर्स इज द प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स। मोस्ट ऑफ द शुगर स्ट्रक्चर जाहिर बात है पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेट्स प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट टू राइट, मतलब आपके पास ये जब आप लाइट इनके ऊपर फॉल करेंगे तो लाइट की मौजूदगी में ये अपनी बिहेवियर शो करेंगे, मतलब ये रोटेशन शो करती है बेटा, इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटी कहते हैं। लिवो भी है, लिवो एक आपके पास लेफ्ट साइड पे मूव करे और डेक्स्ट्रो आपके पास राइट साइड पे रोटेशन करे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लाइट। यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा बहुत बेटा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बेटा मैंने यहाँ पे एरो रखा हुआ है ना, ये देखिए जरा। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाइल फ्रुक्टोज इज लिवो रोटेटरी। लिवो कहते हैं लेफ्ट साइड पे मूव होना, लेफ्ट साइड पे मूव होना, उसकी रोटेशन होना ऑप्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि डेक्स्ट्रो किसे कहेंगे बेटा, जिसमें राइट साइड पे इसकी रोटेशन हो। ये आपने याद रखनी है बेटा एमसीक्यूज के हवाले से। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करेगी और फ्रुक्टोज लिवो शो करेगी। नेमिंग ऑफ ओलिगोसेक्राइड यहाँ पे दिया हुआ बेटा, बस ठीक है इसको। इंपॉर्टेंट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, अकरेंसेस दिया हुआ बेटा, मोनोमर्स कौन से होते हैं, ये सारे जो है आपके पास बेसिक पॉइंट्स है, इनको जरा आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है बच्चे। प्रोटीन, नेक्स्ट हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं बेटा। प्रोटीन्स, नेम प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, मीनिंग ऑफ क्या है बेटा, प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस से मुराद ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड से मिलके पॉलीमर्स, अमाइनो एसिड्स आपस में कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड लिंकेज आपस में मिलके आपके पास प्रोटीन बना देंगे। अगर तो उसका मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 10,000 तक हो तो उसको हम सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे या पॉलीमर्स कहेंगे, लेकिन अगर उस 10,000 से ज्यादा हो तो उसको हम प्रोटीन कहेंगे, ठीक है बच्चे। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोटीन है बेटा आपके पास, सिंपल प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन्स है, डिराइव्ड प्रोटीन्स है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। सिंपल प्रोटीन क्या है, सिंपल है बेटा, गिव ओनली अमाइनो एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है बेटा। और अगर आप इसको देखें तो ये अमाइनो एसिड्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप देंगे आपको, ठीक है। ये भी आपके पास डिफरेंट
एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से देख लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है, अमाइनो एसिड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, देखो पेप्टाइड बॉन्ड, कल भी हमने बात की थी इसकी। प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे इसके अंदर। 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द क्या है बेटा, प्रोटीन, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ये जरा आप लोग एक दफा पढ़ लेना, ठीक है। 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया बेटा। अच्छा, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बेटा इसको भी जरा याद रखने बेटा, डिनेचर होना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ज़ाया होना, स्ट्रक्चर खराब होना, स्ट्रक्चर डैमेज होना, दैट इज नोन एज डिनेचुरेशन। तो ये हीट करें अगर आप, तो इसका जो ये देखिए आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, हीट एल्बुमिन ऑफ एग वाइट चेंजेस इनटू सॉलिड, ये जो एग है अगर आप इसको हीट करें तो जो वाइट मटेरियल है, वाइट लिक्विड है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास किसमें बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं डिनेचुरेशन होना, प्रोटीन का डिनेचर होना। एल्बुमिन कहते हैं ईग के अंदर जो वाइट है उसको एल्बुमिन। बेटा याद रखिएगा, चेंज इन पीएच क्या करेंगे, एंजाइम के जो है, एंजाइम एंड इट्स ओन पर्टिकुलर पीएच फॉर द एक्शन, इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशंस भी क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर देते हैं, जिसको हम डिनेचुरेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन हमारे पास जाहिर बात है, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, इनहेरिटेंस के अंदर, एंजाइम स्पेशल फंक्शन, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया बेटा सबको जी। इसके बाद लिपिड्स है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिपोस मींस फैट्स, ठीक है, ये फैट से रिलेटेड है बेटा, इनसॉल्युबल इन वाटर है, डिराइव फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल एंड स्टेरॉइड्स। तो ये आपके पास जो एमसीक्यूज के लाएगा वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। सोर्सेज में आपके पास एनिमल है, प्लांट है, मेरीन है, ठीक है। और स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स, ऑयल और फैट्स में डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। ट्राइग्लिसराइड ऑफ हायर फैटी एसिड होता है ऑयल, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड ऑफ हायर फैटी एसिड, ये भी आपके पास क्या है बेटा, फैटी एसिड, दोनों हाई हमारे पास, दोनों फैट्स और ऑयल दोनों फैटी एसिड से मिलकर बनता है। याद रखिएगा, ऑयल हमारे पास अनसेचुरेटेड होगा और फैट्स हमारे पास सेचुरेटेड होगा, ठीक है बच्चे। तो ये आप लोगों ने क्या याद रखना है, एनिमल फैट्स और ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज में बेटा इसको आपने फॉर द सेक ऑफ जस्ट एमसीक्यूज पढ़ लेना है बेटा। स्पॉनिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल क्या है, ठीक है, ऑर्डर वगैरह, सॉलिबिलिटी और ये कंडक्टेंस। ये आपके पास बेटा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। स्पॉनिफिकेशन नंबर, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पॉनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। मतलब आप स्पॉनिफिकेशन कहते हैं सोप बनाना, सोप फॉर्मेशन, साबुन बनाना बेटा, इस प्रोसेस को स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। तो स्पॉनिफिकेशन नंबर किसे कहेंगे, जो अमाउंट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जो रिक्वायर्ड होगा हमें एक सोप बनाने के लिए 1 ग्राम फैट को कन्वर्ट करने के लिए सोप के अंदर। 1 ग्राम ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइप्लेमेटेट रिक्वायर्ड, इतने आपके पास मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। स्पॉनिफिकेशन नंबर ऑफ ग्लिसरॉल बेटा एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स और ऑयल, ऑयल और फैट वगैरह अगर ख़राब हो जाए, स्मेल आना शुरू हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। बट ऑर्डर दैट कम्स फ्रॉम ऑयल और फैट स्पॉइलेज इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जाहिर बात है ना, ऑयल जब ख़राब हो जाए तो उससे अजीब स्मेल आ जाती है, उस स्मेल को हम बेसिकली, उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन विच रिलीज क्या होगा बेटा, फॉल्स स्मेल ऑफ द एल्डिहाइड एंड फैटी एसिड। बेसिकली वो उस एल्डिहाइड और फैटी एसिड के ही अपने जो स्मेल है वो बेसिकली आ रहा होता है। ऑयल फ्रॉम सी एनिमल्स, ठीक है, ये सारे आपके पास यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स इसको आपने पढ़ लेना। आयोडीन नंबर क्या चीज़ है बेटा, ये भी आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा देख लेना बेटा, ठीक है। ग्राम्स ऑफ आयोडीन एडिड टू 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, ठीक है, ये ज़रा देख लेना। एसिड नंबर क्या है बेटा, मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट्स, ठीक है, इसको भी हम एसिड नंबर कहते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेरॉइड्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है। और ये आपके पास मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, रिंग इन द, अच्छा यहाँ पे बेसिकली ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा बेटा इसका, हेक्सागोनल, ठीक है, और पेंटागोनल इनके रिंग्स होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है बेटा। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ठीक है, और फास्फोलिपिड क्या है, ठीक है, ये आप लोगों ने ज़रा देख लेना है, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है इनमें,
ये ज़रा फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज देख लेना। एंजाइम क्या है, प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, ये भी ज़रा बेटा जस्ट रीड आउट करें, इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो आ जाए आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन है एंजाइम के, ये सारे ज़ाहिर बात बायोलॉजी से रिलेटेड है, यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है बेटा ये देख लेना, एक दफ़ा पढ़ लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर्स क्या करते हैं। यहाँ पे बेटा आपने ये बात एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखनी है कि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए एंजाइम के एक्शन के लिए। और पीएच आपके पास 6.4 टू 6.9, ठीक है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा अगर पीएच हो जाए या इससे कम पीएच हो जाए तब भी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या हो जाएंगे बेटा, वो अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, पस सेल्स कहते हैं इनको। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड इन 1868, ठीक है, इन द स्पर्म हैड बाय द फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, मिशर इसका बंदे का नाम है जिसने दिया था। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए है, दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। शुगर है, पेंटोस फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, प्यूरिन बेस है, एडेनिन है, गवानीन है। तो ये बाहर आपके पास जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है जी। ओके बच्चे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास चैप्टर शुरू हो जाएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। ये भी जस्ट इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा, ये 14, 15, 16 में से आएगा क्वेश्चन, इनमें से आएगा तो भी मतलब बहुत रेयर है, बहुत कम चांस, ठीक है। तो बाहर हम देख लेते हैं जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हमें मिले पेपर के हवाले से, हम उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है बेटा आपका केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ, ये बेटा एमसीक्यूज के हवाले से इन दो पॉइंट्स को आपने याद रखनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, वो न्यूट्रिएंट्स है जो रिक्वायर्ड हो वेरी स्मॉल अमाउंट में, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे, जो रिक्वायर्ड हो लार्ज अमाउंट में। इंक्लूड इसके अंदर बोरॉन है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम। मतलब एग्जांपल आप अब इसमें जो एमसीक्यूज आएगा वो बेसिकली ये पॉइंट आएगा। देखें जरा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी रिक्वायरमेंट आपके पास 6 से 200 ग्राम्स पर एकड़, एक एकड़ ज़मीन में आपको तकरीबन 6 to 200 ग्राम्स में चाहिए, और इसमें 5 kg to 200 kg पर एकड़ जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलाइज़र क्या है बेटा, सारे आपको पता है। फर्टिलाइजर्स जो है ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम सॉइल में ऐड करते हैं ताकि उसके अंदर डेफिशिएंसीज ऑफ एलिमेंट को फुलफिल कर सकें। मैन्यूवर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपके पास है बेटा। ये NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम आर हैविंग प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर द कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये एमसीक्यूज के हवाले से देख लेना। कुछ क्वालिटीज़ दिया हुआ है गुड फर्टिलाइजर्स के बेटा, ये ज़रा देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स में हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स है, ठीक है बच्चे। तो इसमें आपने जस्ट एमसीक्यूज के हवाले से जो पॉइंट आपने याद रखनी है उसमें वो ये है कि ऑब्वियसली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, फास्फोरस फर्टिलाइजर फास्फोरस प्रोवाइड करेंगे, पोटाशियम हमें पोटाशियम प्लांट को पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे। ये यील्ड एंड क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। और जो फास्फोरस फर्टिलाइजर है वो क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट। इसके अंदर स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल फॉर्मेशन को ये इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिया हुआ, इसको ज़रा पढ़ लेना। इसके बाद यूरिया कंटेन, ये एमसीक्यू है बेटा। यूरिया कंटेन 46% नाइट्रोजन, और इट कंटेन, अगर फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो कंटेन 16% नाइट्रोजन एंड 48% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। इट कंटेन 13% नाइट्रोजन एंड 44% पोटाशियम। ये एग्जांपल दिया वो कुछ। अच्छा जी, बाकी इसमें ठीक है, ये ओल्ड बात है। सीमेंट क्या चीज़ है बेटा, जाहिर बात है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट ये मटेरियल है प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग एन एंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैल्सरस 75% एंड
आर्जिलेशियस 25% मटीरियल। ये मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। मैसन जोसेफ एस्पर्डिन इस बंदे का नाम है जिसने पहली दफ़ा सीमेंट को, पोर्टलैंड सीमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है बच्चे। कंपोजिशन ऑफ गुड सीमेंट आपके पास क्या क्या है यहाँ पे देखें ज़रा। ये आपके पास जो टेबल दिया हुआ है ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, और यहाँ पे आपके पास कंपाउंड्स दिया हुआ है, ठीक है। लाइम आपके पास देखिए बेटा, ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है। ये जो टेबल मैं आपको शो करवा रहा हूँ बेटा कंपोजिशन, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है, ठीक है। लाइम की परसेंटेज 62% है, सिलिका 22% है, एल्यूमिना 7.5% है, मैग्नीशिया आपके पास 2.5% है। इन परसेंटेज को आपने याद रखनी है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज में पेपर में आ सकते हैं बेटा, वो मेन ये 3 में से आ सकता है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इनकी परसेंटेज आपने याद रखनी है। रॉ मटेरियल्स क्या है बेटा, कैल्शियस मटेरियल, आर्जिलेशियस मटेरियल और जिप्सम। ये मेन 3 आपके पास मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी बेटा, कैल्शियस में लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ठीक है, मैरीन शेल्स, ये होंगे बेटा आपके पास। फंक्शन आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपके पास क्ले है, ठीक है, स्लेट्स है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स वगैरह से हम हासिल करते हैं। इसके बाद ये आपके पास कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट्स होंगे, ठीक है। ये सर बेसिकली डिफरेंट क्या है बच्चे, डिफरेंट जो है कंपोजिशन ऑफ दिस सीमेंट्स। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में जो पॉइंट्स आपने याद रखने बेटा, ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा हो गया, 22 फैक्ट्रीज तो नहीं है, इससे ज़्यादा फैक्ट्रीज है बेटा। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इतने मिलियंस टन्स पर एनम, ये वैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 2 मेथड आर अवेलेबल, एक वेट प्रोसेस है, एक ड्राई प्रोसेस है, जिससे हम सीमेंट को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। वेट प्रोसेस में जो बेटा एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे दिया हुआ है, सारे के सारे प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट प्रोसेस में इन्वॉल्व्स 5 स्टेजेस। नंबर 1 है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, बाल मिल्स इसके अंदर यूज होते हैं। मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल में 75% लाइमस्टोन है एंड 25% क्ले है, जो कि मिक्स करते हैं और आपके पास स्लरी बना देते हैं, और इसके अंदर 35 to 45% वाटर होता है। हीटिंग ऑफ स्लरी में आपके पास क्या है बेटा, इसके अंदर आपके पास रेट ऑफ रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन से मुराद क्या है, रिवोल्यूशन से मुराद इसकी रोटेशन है ऑफ क्लिन इस 1 to 2 रोटेशन पर मिनट। ये आपके पास लिखा हुआ है रोटेशन पर मिनट, आपके पास 1 से 2 रोटेशन होना चाहिए। इस तरह मतलब इनकी वो दिया हुआ है। इसमें जो एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है बेटा, टेम्परेचर आपने याद रखनी है, दैट इज़ 500 डिग्री सेल्सियस, ये एमसीक्यूज के हवाले से है। और डिकम्पोजिशन ऑफ जोन ऑफ ये ठीक है 800, इसमें 800 चाहिए, और बर्निंग जोन में हमारे पास 3 जोन है ना, 1500 चाहिए। ये 3 टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है, 500, 800 एंड 1500 डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स का उन्होंने दिया हुआ है, ये आपने याद रखनी है। द मटीरियल इज कूल डाउन अप टू, ठीक है, क्लिंकर फॉर्मेशन है। इसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर विथ जिप्सम, ये बात आपने याद रखनी है बेटा। सीमेंट को बनाने के लिए हम 2% जिप्सम को ऐड कर देते हैं क्लिंकर के अंदर, ताकि सीमेंट की सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए, सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेटिंग टाइम इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज एडिड दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म कोलाइडल जेल, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला दिया हुआ है। जिप्सम चेंजेस इनटू कैल्शियम एल्यूमिनेट कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, ठीक है, ये बनेगा आपके पास बिटवीन 1 to 7 डेज, 1 से 7 दिन में। ये आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से जैसे आपने टेम्परेचर वगैरह और यहाँ पे जो सीमेंट की जो बात हमने की है, यहाँ पे कुछ सेटिंग ऑफ द सीमेंट के हवाले से ज़रा आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है बच्चे। पेपर इंडस्ट्री के अंदर ज़रा देखते हैं, पेपर इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो शीट्स है मटेरियल, शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोज फाइबर्स विच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सस्पेंशन या एक्वस सोल्यूशन से बनाते हैं। एक्वस सोल्यूशन, इसमें एक्वस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। द कंजम्पशन ऑफ पेपर इन पाकिस्तान इज 5 kg पर मैन पर ईयर। देखो ये क्या एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट आ गया बेटा, एक बंदा हर साल पर ईयर 5 kg पेपर इस्तेमाल करते हैं, ये एक एवरेज निकाला हुआ है। रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए बेटा, वीट स्ट्रॉ चाहिए, कॉर्न चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए। इसमें जो ये दोनों भी एमसीक्यूज के लिए है। एक नॉन वुडी मटेरियल है, एक वुडी मटेरियल्स है। तो पॉपुलर ठीक है, और ये 2-3 आपके पास दिया हुआ, ये दीज आर बेसिकली वुडी रॉ मटेरियल्स है, और ये सारे के पास आपके पास क्या है, नॉन वुडी मटेरियल्स है, ठीक है बच्चे। पल्पिंग मेथड इसके बेसिकली मेथड का नाम है, ठीक है।
क्राफ्ट प्रोसेस है, आपके पास सल्फाइड प्रोसेस है, नेचुरल न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, ये नाम दिया हुआ है NSSC इन्वॉल्व फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारे आपके पास जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट आपने याद रखनी है। डाइजेशन इज मेड अप ऑफ स्टील, ये देखिए ये पॉइंट, रोटेशन पर मिनट आफ्टर डाइजेस्टर इज 2.50, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज मेंटेन अप टू 160 to 180, pH आपके पास 7 to 9 होना चाहिए, बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, बस ये लास्ट है पॉइंट, दैट इज ब्लो टैंक आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ये आपके पास एक उन्होंने स्केच दिया हुआ है। मेन इसमें जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर दिया बच्चों, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया बच्चे, ठीक है। तो अब इसमें जो है आप लोगों ने एक बात याद रखनी है बेटा कि एक मिनट बच्चे जस्ट जी, ओके कहाँ चला गया जी, ठीक है बच्चे। तो ये था बेटा आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जिस आपने एमसीक्यूज के हवाले से मैंने जो पॉइंट्स आपको बता दिया है, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ना है, ठीक है, एक दफ़ा आपने गो थ्रू करना है ताकि आपके माइंड में रहे कि भाई एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा, आपने उनमें से एमसीक्यूज जो बन सकता है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उन्हीं को आपने पढ़ना है। और जो टेबल्स मैंने आपको यहाँ पे टेबल्स फॉर्म में कंपैरिजन दिया हुआ है, टेबल्स फॉर्म में एग्जांपल्स दिया हुआ है, इनको आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है ताकि आपके पेपर के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चे। अब मैं यहाँ पे आपसे एक दो एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा ताकि आपकी जो है ये प्रिपरेशन एक तरह से मैं वैसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। डस्टर किधर है यार, अच्छा जी, एक एमसीक्यूज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ बेटा, जो कि आपके, अच्छा जी, अगर आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, ठीक है बच्चे। ऑप्शन ए आपके पास है 50%, बी आपके पास है 60%, सी आपके पास है 40% और डी आपके पास है 46%। हाँ जी, क्या आंसर होगा बच्चे, जल्दी से बताएं मुझे ज़रा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर दैट इज यूरिया, जी जल्दी से बताएं बेटा ज़रा। हाँ जी बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ ज़रा। हाँ जी बेटा, %46% ऑब्वियसली, और इसको निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए बेटा। 46% कैसे आएगा आपके पास जी बच्चे, हाँ देखिए, परसेंटेज नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, mass of nitrogen divided by molar mass of nitrogen urea, molar mass of the compound multiply by 100, ठीक है। mass of nitrogen आपके पास यूरिया फार्मूला क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये यूरिया है। तो इसके अंदर दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन होते फिर बेटा 14, दो नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास ये हो जाएगा 46.6%, ठीक है। तो ये आपने इस तरह इसको कैलकुलेट भी करना है चाहिए। ठीक हो गया बच्चे। तो जी बेटा किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है बेटा बता सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद हम आप लोगों का पेपर का हो गया कंफर्मेशन बेटा कि कब से पेपर होगा, कंफर्मेशन हो गया आप लोगों का?
3, 4, 5, 6 का सुना था, कंफर्म है या एक्सटेंड हो रहा है, कोई आइडिया है? मेरा ख्याल है एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा मेरा ख्याल है। आप लोग बताएं। हम्म अच्छा जी, हाँ जी, बताया ज़रा मुझे बेटा कि पेपर का कोई आइडिया है किसी को, या कोई अपडेटेड, कोई किसी के पास अपडेट है तो बता दें। हाँ जी। जी बेटा बताया ज़रा। वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 को ईद है ना बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सटेंड हो जाएगा। सर आर्मी और एयरफोर्स का टेस्ट तो होगा। मॉक 28 को और 5 को रियल में आऊँगा जी। सर आर्मी और एयरफोर्स का टेस्ट तो हो गया। अब वो बेटा वो अलग है ना, वो अलग सेटअप है, ये आपके पास अलग है। अब बेटा देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, आपके सामने है, देखते हैं बेटा कि वो लोग क्या करते हैं इसका। ठीक है यार, टेस्ट हो के जान छूट जाए आपकी यार, क्या आप लोगों ने वो करते रहना, टेस्ट में प्रिपरेशन जिसकी है वो कर लेंगे। आप लोगों ने बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही ई कैट के ऊपर बेस ना करना। अब जो है ईद के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह जब आपको ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको 15-20 मिनट के किसी दिन इसी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, किस तरह करना है, और कौन कौन से जो है यूनिवर्सिटीज़ है जो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो फील्ड्स में आपको मास्टर्स करवाते हैं, आपको जो है एक तरह से करियर गाइडेंस के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि आपने कैसे आपने अप्लाई करना है और कब इनके डेट से मैं सारे आपसे शेयर भी करूँगा। ठीक है बच्चे, और हो सके असल में मैं ज़रा बिज़ी हूँ, मैं एक तो ग्रुप में भी उसमें भी अपलोड कर देता हूँ जो पेज है, और आपको भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। मेरे पास वो अपडेट आ गए हुए हैं कि कब से जो है एडमिशन शुरू हो रहा है। हाँ मैं आपको उससे शेयर करूँगा। ठीक है बच्चे, ज़रा एक दफ़ा ये सिलेबस ज़रा हो जाए ख़त्म, सिलेबस जो ही ख़त्म होगा बेटा मैं आपको इसके हवाले से ना गाइड ज़रूर करूँगा, और आपने मुझे याद दिलाना है लाजमी। ठीक है, मुझे याद दिलाना एक दिन पहले, ताकि मैं अगले दिन उन तमाम के डेट्स को मैं आपके सामने फिर इसी तरह स्लाइड्स की शक्ल में आपके सामने शो करूँगा। ठीक है, और आप उसको देख के आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह करना है। लाजमी बेटा आप लोगों ने ना सो के नहीं गुजारना आप। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी अर्सा आप लोग सोते रहे, अब काफ़ी है, और सोते ना रहना बेटा, फिर वरना सारी ज़िंदगी सोना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इसको ज़रा आप लोग ज़रा देख लेना बेटा, बाकी हमारा लेक्चर का टाइम हो गया ख़त्म। ठीक है बच्चे, तो लेक्चर के हवाले से रिव्यूज़ दे दीजिएगा अपना, ठीक है, क्लास के हवाले से, और अपना बेटा बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।